India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई की, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एडवोकेट्स एक्ट 1961 के प्रावधानों पर चर्चा हुई। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने गौरव कुमार बनाम भारत संघ मामले में सुनवाई की, जिसमें अधिवक्ता के रूप में नामांकन शुल्क और अवमानना मामले पर चर्चा हुई। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता के रूप में नामांकन शुल्क को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि नामांकन शुल्क अत्यधिक है, इसे कम किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि अधिवक्ता के रूप में नामांकन शुल्क एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा कि वह नामांकन शुल्क के निर्धारण के लिए एक पारदर्शी और उचित प्रक्रिया अपनाए। न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वह नामांकन शुल्क के निर्धारण के लिए उचित तंत्र तैयार करे। न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिवक्ता के रूप में नामांकन शुल्क का निर्धारण करते समय बार काउंसिल ऑफ इंडिया को विभिन्न कारकों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आर्थिक स्थिति, वकीलों की संख्या। इस निर्णय से अधिवक्ता के रूप में नामांकन शुल्क के निर्धारण के लिए एक उचित तंत्र तैयार करने में मदद मिलेगी और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है और इसे उचित प्रक्रिया के बिना कम नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि पेंशन भोगियों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। न्यायालय ने कहा कि पेंशन एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संरक्षित है। न्यायालय ने कहा कि पेंशन को कम करने या समाप्त करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। इस मामले में पेंशन भोगियों ने अपनी पेंशन में कटौती के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि पेंशन में कटौती करना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह पेंशन भोगियों के अधिकारों की रक्षा करे और पेंशन में कटौती करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करें। न्यायालय ने कहा कि पेंशन एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो पेंशन भोगियों की आजीविका के लिए आवश्यक है। इस निर्णय से पेंशन भोगियों के अधिकारों की रक्षा होगी और सरकार को पेंशन में कटौती करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने FSSAI से कहा है कि वह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। न्यायालय ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके लिए आवश्यक है कि FSSAI अपनी जिम्मेदारियों का पालन करे।
इस मामले में न्यायालय ने एफएसएसएआई की भूमिका और जिम्मेदारियों पर चर्चा की। न्यायालय ने कहा कि एफएसएसएआई को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। न्यायालय ने एफएसएसएआई को निर्देश दिया कि वह विशेषज्ञ समिति का गठन करे और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। न्यायालय ने कहा कि एफएसएसएआई को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए। इस निर्णय से खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और एफएसएसएआई को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अपने मंगेतर की हत्या के मामले में एक महिला की सजा को बरकरार रखा है। हालांकि न्यायालय ने उसके सह आरोपी सहायकों को राज्यपाल से क्षमा याचना करने की अनुमति दी है। इस मामले में महिला और उसके सह आरोपी सहायकों पर मंगेतर की हत्या का आरोप लगाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने महिला की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। हालांकि न्यायालय ने उसके सह आरोपी सहायकों को राज्यपाल से क्षमा याचना करने की अनुमति दी है, ताकि वे अपनी सजा में कमी के लिए अनुरोध कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने महिला की सजा को बरकरार रखा है। न्यायालय ने सह आरोपी सहायकों को राज्यपाल से क्षमा याचना करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि महिला के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय ने महिला की सजा को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त सबूतों को ध्यान में रखा है, जबकि सह आरोपी सहायकों को क्षमा याचना करने का अवसर प्रदान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन को रेणुका स्वामी हत्या के मामले में जमानत देने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया है। जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस अग्नेश कुमार की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर संदेह जताया और कहा कि जमानत देते समय अपराध की गंभीरता और सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देते समय अपराध की गंभीरता और सबूतों को नज़रअंदाज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत देने के लिए यह ज़रूरी है कि आरोपी अपराध नहीं करेगा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। रेणुका स्वामी हत्या मामले में दर्शन को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में दर्शन की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है और दर्शन की जमानत पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में फैसला होगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि एक पति अपनी पत्नी को अपना मोबाइल फोन या बैंक खाता पासवर्ड साझा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। ऐसा करना पत्नी की निजता का उल्लंघन होगा और इसे घरेलू हिंसा का एक रूप माना जा सकता है। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे ने कहा कि वैवाहिक संबंधों में साझा जीवन शामिल होने के बावजूद यह व्यक्तिगत निजता अधिकारों को नकारता नहीं है। न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, जिसमें व्यक्तिगत गोपनीयता, पारिवारिक जीवन की पवित्रता और यौन अभिविन्यास की सुरक्षा शामिल है।
पति द्वारा पत्नी से पासवर्ड साझा करने की मांग करना निजता का उल्लंघन है और संभावित घरेलू हिंसा हो सकती है। न्यायालय ने कहा कि विवाह पति को पत्नी की निजी जानकारी, संचार और व्यक्तिगत सामान तक स्वतः पहुंच प्रदान नहीं करता है। न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक निजता और पारदर्शिता की आवश्यकता के बीच संतुलन होना चाहिए, साथ ही रिश्ते में विश्वास भी होना चाहिए। इस मामले में पति ने अपनी पत्नी के कॉल विवरण रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया था, जिसमें उसने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह होने का आरोप लगाया था। हालांकि न्यायालय ने इस आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि अस्पष्ट संदेह किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार के उल्लंघन को उचित नहीं ठहरा सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड महामारी के दौरान तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों को शरण देने के आरोप में 70 भारतीयों को आरोप मुक्त कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति नीना बंसल की बेंच ने सुनाया। आरोपियों पर आईपीसी, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने इन भारतीय नागरिकों के खिलाफ 16 एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों को अपनी मस्जिदों में शरण दी थी। हालांकि अदालत ने पुलिस की दलीलों को खारिज कर दिया और आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया। 70 भारतीयों पर तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों को शरण देने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन सबको आरोप मुक्त कर दिया। यह मामला तबलीगी जमात के मरकज में हुए एक कार्यक्रम से जुड़ा है, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम को लेकर विवाद हुआ था और आरोप लगाया गया था कि इससे कोविड-19 का संक्रमण फैल गया था। जस्टिस संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राजधानी भोपाल स्थित राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने संजीव सचदेवा को चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाई। प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने शपथ ग्रहण समारोह का संचालन किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित कई मंत्री और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद रहे। संजीव सचदेवा 17 अप्रैल 2013 को दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बनाए गए थे। इसके बाद 18 मार्च 2015 को स्थायी न्यायाधीश बने। उन्होंने करीबन 20 सालों तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत की है। 24 मई 2025 को जस्टिस संजीव सचदेवा को एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत के रिटायरमेंट के बाद से चीफ जस्टिस का पद संभाल रहे थे। बता दें, संजीव सचदेवा इससे पहले 9 जुलाई 2024 से 24 सितंबर 2024 तक मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का भी पद संभाल चुके हैं। इसके बाद 30 मई 2024 को उनका दिल्ली हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ था। न्यायाधीश यानी सचदेवा का जन्म दिल्ली में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से 1985 में बीकॉम किया था। इसके बाद 1988 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही एलएलबी किया था। 1 अगस्त 1988 को उन्हें दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया। 1992 में लंदन विश्वविद्यालय के एडवांस लीगल स्टडीज से कॉमनवेल्थ यंग लॉयर्स कोर्स किया। High Court of Madhya Pradesh do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. सेबी ने हित मनीष बापना के खिलाफ कार्रवाई की, जिन्होंने बिना पंजीकरण के निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान की।
उन्होंने अपने आप को सेबी निबंधित मध्यस्थ घोषित किया और ग्राहकों को वित्तीय सलाह दी जो सेबी के नियमों के खिलाफ था। बापना ने बिना सेबी पंजीकरण के ग्राहकों से 1.94 करोड़ रुपए जमा किए। उन्होंने अपने आप को सेबी निबंधित सलाहकार बताकर गलत प्रतिनिधित्व किया। सेबी ने बापना को 79.38 लाख और 1.05 करोड़ वापस करने, 5 लाख का जुर्माना देने और 3 साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया। सिक्योरिटीज अपीलीय ट्रिब्यूनल ने सेबी के निष्कर्षों को बरकरार रखा, लेकिन सेबी को वापस की जाने वाली राशि का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। बापना को ग्राहकों का पैसा वापस करना होगा और जुर्माना देना होगा। उन्हें 1 साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया जाएगा, जो वापसी प्रक्रिया पूरी होने की 1 साल बाद तक वैध रहेगा। सेबी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके बापना के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया। मामले पर ज़्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर विहा पंजवानी, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है विहा आपका। और इस पूरे केस के बारे में लोगों को इससे क्या समझना चाहिए, उनको क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे, प्लीज बोलिए। इन द मैटर ऑफ मिस्टर हीत मनीष बापना, जो अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टैंडर्ड चार्टिस्ट के थ्रू ऑपरेट कर रहे थे, उनके खिलाफ सेबी ने एक्शन लिया फॉर प्रोवाइडिंग अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। इन्होंने बिना सेबी रजिस्ट्रेशन के क्लाइंट्स को फाइनेंशियल एडवाइस दी और अपने आप को सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी डिक्लेयर किया, जो सेबी नॉर्म्स के खिलाफ था। नवंबर 2021 में सेबी को कंप्लेंट मिली, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया गया। इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म हुआ कि 24 दिसंबर 2019 से 1 फरवरी 2024 के बीच उन्होंने क्लाइंट से 1,94,39,742 रुपीस कलेक्ट किए बिना किसी रेगुलेटरी अप्रूवल के, thereby violating section 12 subclause 1 of SEBI Act 1992 and regulation 3 subclause 1 of SEBI Regulations Act 2013। उन्होंने अपने आप को सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर बताकर गलत रिप्रेजेंटेशन भी किया, जो रेगुलेशन 4 सबक्लॉज 2 सबक्लॉज के और रेगुलेशन 4 सबक्लॉज 2 सबक्लॉज एस ऑफ सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशंस 2003 का वायलेशन था। सेबी ने अपने पावर्स के अंडर एक्शन लिया और 29 फेब 2024 को ऑर्डर में QJA ने कंक्लूड किया कि नोटिसी ने सेबी एक्ट और एडवाइजरी रेगुलेशन का वायलेशन किया। उन्होंने 89.38 लाख और 1.5 करोड़ रिफंड करने और 5 लाख पेनल्टी पे करने और 3 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से रिस्ट्रेंट होने का डायरेक्शन दिया गया, जो जब तक चलेगा तब तक रिफंड और रिमेनिंग ड्यूज सेबी के पास डिपॉजिट नहीं हो जाते। इस ऑर्डर के अगेंस्ट मिस्टर बापना ने सिक्योरिटीज अपीलिंग ट्राइब्यूनल SAT में अपील फाइल की। SAT ने फाइंडिंग्स को अपहोल्ड किया, लेकिन सेबी को रिफंड अमाउंट दोबारा असेस करने का डायरेक्शन दिया गया, क्योंकि नोटिसी ने क्लेम किया था कि पूरे पैसे एडवाइजरी फीस का नहीं था। सेबी ने रीअसेसमेंट में उनके एक्सिस बैंक के 7,261 ट्रांजैक्शंस को स्क्रूटनाइज किया। नोटिसी ने ये भी बोला कि फंड्स अलग अलग सोर्सेज से आए हैं, जैसे कि सैलरी, लोन्स, गेमिंग विनिंग्स और फैमिली फ्रेंड ट्रांसफर्स। डिक्लेरेशन सबमिट किए गए थे, लेकिन उनमें ट्रांजैक्शंस लेवल डिटेल्स नहीं थी। सेबी ने सिर्फ कुछ लिमिटेड क्लेम्स एक्सेप्ट किए, जैसे 13 लाख एज लोन रीपेमेंट्स, 8 लाख रुपीज फ्रॉम गेमिंग ऐप विनिंग्स एंड 18.91 लाख रुपीज फ्रॉम वेरीफाइड फैमिली ट्रांसफर्स के रूप में एक्सेप्ट किया। लेकिन मेजर क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए गए। दैट इंक्लूड्स 57.27 लाख फ्रेंड्स के नाम पर लिए गए थे, रुपीज 8.21 लाख जो सैलरी और स्टाइपेंड के रूप में थे, और 18.77 लाख रुपीस जो कैश डिपॉजिट्स के रूप में थे, क्योंकि इनके सपोर्ट में रिलायबल डॉक्यूमेंट्स एविडेंस नहीं पाया गया।
क्लाइंट लिस्ट में भी कॉन्ट्रडिक्शंस मिले। कुछ एंट्रीज जिससे पहले पर्सनल ट्रांसफर बताया गया था, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बाद में एडवाइजरी फीस के रूप में दिखाया गया, जिससे क्रेडिबिलिटी अफेक्ट हुई। सेबी ने अपने पावर्स को यूज करते हुए फाइनल डायरेक्शन दिया कि मिस्टर बापना 3 महीने के अंदर इन्वेस्टर्स का पैसा रिफंड करें, एडवाइजरी सर्विसेज तुरंत बंद करें और 1 साल तक सिक्योरिटीज मार्केट से बैन रहेंगे, और ये बैन तभी हटेगा जब रिफंड प्रोसेस कंप्लीट होगा, यानी कि 1 साल के बाद। शुक्रिया विया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से यह तमाम जानकारी देने के लिए। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.